नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं आशीष कृष्णा आज आपसे एक लंबे समय के बाद बात करने वाला हूँ कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में जो लूप होल्स हैं वो क्या-क्या हैं और क्यों हैं और इनके समाधान क्या हो सकते हैं और इन लूप होल्स के प्रति जिम्मेदारी किसकी बनती है। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ, इसमें मैं 3 मुद्दों पर बात करूँगा। पहला सेक्शन होगा छात्रों के प्रति, छात्रों की तरफ से जो लूप होल्स हो रहे हैं, और दूसरा होगा स्कूल्स और मैनेजमेंट में जो लूप होल्स हो रहे हैं, और तीसरा होगा कि अभिभावकों के पार्ट पर क्या लूप होल्स हैं और क्यों हैं, और ये लूप होल्स किस तरीके से हम कवर कर सकते हैं और कई पीढ़ियों का भविष्य बचा सकते हैं और उनके एजुकेशन लेवल को हम सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा स्टूडेंट्स की ओर से जो भी लूप होल्स हो रहे हैं, जो भी कमियां हो रही हैं, वे क्या हैं, और कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे कि वो कमियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अगर स्कूल्स में बात करें कि स्कूल्स जब से कोरोना हुआ है, स्कूल्स में जो बच्चे हैं, बच्चों के प्रति बात कर रहा हूँ पहले मैं, तो बच्चे हैं, बच्चों ने ऑनलाइन मोड अख्तियार कर लिया है। अब कोरोना 2020-21 में होने के बाद से आज 4-5 सालें हो गई हैं। अगर आप एनालिसिस करेंगे तो एकेडमिक लेवल में बहुत तेज़ी से गिरावट आई है, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन मोड में शिफ्ट करें। और इस ऑनलाइन मोड में एक खूबी है केवल, ये ऑनलाइन एजुकेशन बहुत सस्ती पड़ती है, लेकिन इस ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत सारी खामियां हैं। बहुत सारी का मतलब मेजॉरिटी खामियां हैं और माइनॉरिटी में खूबियां हैं। सबसे पहली बात है कि मैं देख रहा था बच्चों से, लोगों ने इंटरव्यू लिया कि आपका फिजिक्स का पेपर कैसा हुआ, किस टीचर का योगदान कैसे क्या, तो बच्चों के पास कोई जवाब नहीं था। क्यों नहीं था? उन्होंने ना तो किसी डेडिकेटेड टीचर से पढ़ा, ना खुद डेडिकेशन शो किया, ना क्वालिटी एजुकेशन ली, लेकिन बस वो फॉर्मली बोर्ड के एग्जाम्स देने पहुंच गए। ऑनलाइन एजुकेशन में कोई डिसिप्लिन नहीं होता है, बच्चे उस पर आ रहे हैं और फिर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स और टीचर्स ये शिकायत करते हैं कि ये जो बच्चे हैं ये डिसिप्लिन नहीं है। आपने उनकी डिसिप्लिन की कमर तो तोड़ दी ना। एकेडमिक लेवल से ही डिसिप्लिन आता है, एकेडमिक की पैटर्न को फॉलो करते हुए डिसिप्लिन आता है, आपने वही तोड़ दिया। तो ये एक बच्चों की तरफ से खामी है कि ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हुए हैं। ऑनलाइन मोड में शिफ्ट होने के साथ जो डेडिकेशन, जो डिटर्मिनेशन, जो ऑनेस्टी चाहिए थी, वो बच्चों को आई नहीं और बच्चों ने सीखी भी नहीं। दूसरा है सबसे बड़ा मुद्दा कि स्कूल्स में मैं देखता हूँ जो अर्बन स्कूल्स हैं या लोकल टाउन्स में जो स्कूल्स हैं, उन टाउन्स में 95% स्कूल्स में फैकल्टी टिकती ही नहीं है। फैकल्टी साल भर नहीं टिकती है, तो बच्चा साल भर में 3-4 फैकल्टी को एक सब्जेक्ट के लिए फेस करता है, तो वो क्या पढ़ता है और क्या नहीं पढ़ता है, ये बात बच्चे को बहुत डिप्रेशन में ले आती है। मैं बताऊं, लास्ट ईयर में कुछ बच्चों से मिल रहा था, बोर्ड के बच्चे थे, सीबीएसई बोर्ड के, तो प्राइवेट स्कूल के ही। तो वो बच्चे कह रहे थे, सर पेरेंट्स कह रहे हैं कि अच्छे नंबर लाने हैं और मैंने तुमको पूरी सब कुछ सुविधा दी, स्कूल में पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, और स्कूल में सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, प्री बोर्ड आ गया है, हम क्या करें, हम जान दे दें। फिर मैंने उनको समझाया तो वो समस्याएं समझ में आती हैं। उसके बाद जो ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चे शिफ्ट हुए हैं, बच्चों में जो पीयर लर्निंग का कॉन्सेप्ट होता है, पीयर लर्निंग केवल एकेडमिक में ही काम नहीं आती है। पीयर लर्निंग आपकी ज़िंदगी की हैबिट्स को बनाने के लिए, आपके बिहेवियर को बनाने के लिए, आपके लाइफ स्टाइल को बनाने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए पीयर लर्निंग बहुत ज़रूरी होती है।
तो ये जो पीयर लर्निंग है, ये पीयर लर्निंग तो हो ही नहीं रही है। और हमें इस बात पे, गार्जियंस भी इस बात पे, उनकी गार्जियंस के मुद्दे पे जब बात करूंगा तब बात करूंगा, स्कूल्स भी इसमें खुश है, गार्जियंस भी इसमें खुश है, लेकिन अल्टीमेटली इमोशनली जो नुकसान हो रहा है बच्चे का, इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। तो ऑनलाइन मोड में शिफ्ट होने से और स्कूल्स के हालात खराब होने से, बच्चों के गैर जिम्मेदाराना होने से ये कंडीशन क्रिएट हो गई है। चौथी बात, स्टूडेंट्स, मैं कल ही बात कर रहा था, कल मैं कम से कम सीबीएसई बोर्ड के 4 स्कूलों के 25-30 बच्चों से मिला। 4-5 स्कूल्स के बच्चे थे और 25-30 बच्चे होंगे। उनसे मैं मिला तो मैंने उनसे पूछा कि 11th हो गया है, 11th में कितने मार्क्स आए हैं और 12th के बाद क्या करने वाले हो। तो उसमें से जो 5-7 बच्चे थे उनका नीट करेंगे, और एक ने बोला है बैंकिंग करेंगे, और एक ने बोला है सिविल सर्विसेज करेंगे, और 4-5 बच्चे जो एवरेज था वो इंजीनियरिंग का था। यानी कि अगर आप देखेंगे 70-80% बच्चे केवल और केवल 2 ही करियर ऑप्शन के बारे में जानते हैं। ठीक है, फिर हमने उन बच्चों से पूछा कि अच्छा आप नीट में जाओगे तो कितने नंबर का पेपर होता है। 12th के बच्चे थे वो, अब 12th में पहुंच गए, कितने नंबर का बायो आता है, कितने का केमिस्ट्री आता है, कितने का फिजिक्स आता है, कौन सा एग्जाम होता है, कौन कौन से एग्जाम दोगे। ठीक है, दे वर इग्नोरेंट, फुल्ली इग्नोरेंट, नहीं पता। सिविल सर्विस वाले से मैंने एक क्वेश्चन पूछा, उनको पता ही नहीं कितने पेपर होते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या सब्जेक्ट होता है। और वही बच्चे जब शहरों में जाओगे, बड़े शहर में जहाँ पे एकेडमिक लेवल को लोग वैल्यू करते हैं, वहाँ पर ये मैक्सिमम यूपी और बिहार की हाल यही है। तो जब आप देखेंगे तो वहाँ पर पाएंगे कि सिविल सर्विस वाले बच्चों का भी हाल यही था। तो इसमें गलती किसकी है? बच्चों को करियर के ऑप्शंस पता ही नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर और सीधे आके स्किप करके इन्फ्लुएंसर बनना है उनको, बीच में कोई कड़ी नहीं है। डॉक्टर इंजीनियर रेट्रो पैटर्न हो गया और इन्फ्लुएंसर बनना है वो मॉडर्न पैटर्न हो गया। बीच का एक भी करियर ऑप्शन नहीं पता है उनको। साइंस स्ट्रीम का ऑप्शन नहीं पता, आर्ट्स स्ट्रीम का ऑप्शन नहीं पता, कॉमर्स स्ट्रीम के ऑप्शन नहीं पता उनको। इसमें गलती बच्चों की ज़्यादा मानता हूं मैं आज की डेट में। अगर स्कूल्स और पेरेंट्स इस पर नहीं काम कर रहे हैं, उन पर बात करूंगा अभी। तो बच्चों की गलती ये है कि आप कोरोना के बाद से 24 आवर्स में 8-9 आवर्स आप फोन में बिजी हो, तब भी आपने अपने करियर के लिए ये चीज खोज नहीं पाई, ये बारीकियां समझ नहीं पाई। यहां पर बच्चा फिर एक बार उस पर ठप्पा लगता है, क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है। और 5वीं बात जो मैं बताऊं कि आज की डेट में टीचर्स का भी हाल वही है। अभी टीचर्स पे बात करूंगा क्या क्या हो रहा है प्राइवेट स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में। स्कूल मैनेजमेंट को कोई मतलब नहीं है क्या हाल है प्राइवेट का, क्या है गवर्नमेंट का, ये बात भी करूंगा मैं स्कूल सेक्शन में। तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो इमोशनल कनेक्ट होता है, वो इमोशनल कनेक्ट का भी पूरा गैप है। अब वो इमोशनल कनेक्ट काम कब आता है? जब आप 12th कर लेते हैं, 12th के बाद आपको कोई गाइडलाइन चाहिए, आपके पेरेंट्स उस फील्ड के नहीं हैं, ठीक है, आपके सीनियर्स के साथ, आपके पीयर्स के साथ वो कांटेक्ट है ही नहीं। जैसे हम लोगों ने हॉस्टल लाइफ में जो दोस्ती, जो चीज़ें देखी हैं, वो आज की डेट में देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, ये बच्चे भी एक्सेप्ट करते हैं। किसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से लास्ट लाइफ एंड हो गया। तो मैं बात कर रहा था स्टूडेंट्स के पास, 5th पॉइंट में बात कर रहा था कि कोई भी इमोशनल बॉन्ड नहीं है, ना टीचर्स के और स्टूडेंट्स के बीच में, ना स्टूडेंट के आपस में। तो कल को आप जिंदगी के किसी मोड़ पर फंसेंगे, कल को आप करियर ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के लिए कहीं फंसेंगे, तो आप उन चीजों का सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो उसमें स्ट्रिक्ट होना चाहिए आदमी को एकदम। तो इसमें स्टूडेंट्स का भी टाइम बर्बाद हो रहा है और टीचर्स का भी टाइम बर्बाद हो रहा है, स्कूल्स का भी टाइम बर्बाद हो रहा है, और बच्चों को हासिल कुछ नहीं हो रहा है। ये सब बातों करने की जरूरत इसलिए पड़ी
उनकी मैं कुछ वजहें आपको बता देता हूँ। मैं लगातार कुछ दिनों से मैं तो अक्सर हर साल बच्चों से मिलता हूँ, कम से कम हर साल मैं 5,000 बच्चों से आराम से मिलता हूँगा। तो जब इन बच्चों से मिलता हूँ तो अभी मैं रिसेंटली जिन बच्चों से मिल रहा हूँ ना, उनकी हालत मैंने देखी है। जैसे मैंने देखा है कि बोर्ड एग्जाम में जो बच्चे बैठते हैं, उन बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले बच्चों को, यूपी बोर्ड के बच्चे हैं जो, ठीक है, एडेड स्कूल्स के हों चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स के हों, उन बच्चों को अपना रोल नंबर हिंदी में लिखना नहीं आता है, उन बच्चों को दिनों का नाम हिंदी में लिखना नहीं आता है, और वो इंटर में हाई स्कूल में पास हो जाते हैं और अच्छे खासे नंबरों से पास हो जाते हैं, और फिर कहते हैं कि हमको जॉब नहीं मिल रही। बताओ भाई, कौन जॉब पे रखेगा इनको? तो कमी कहाँ पर है, हमको ये देखना पड़ेगा। अभी मैंने बताया, कल मैं जिन बच्चों से मिल रहा था, उन बच्चों को मैंने केवल 4 शब्द लिखने के लिए दिए, और वो 12th में पहुंचे हुए बच्चे हैं और 10th में 85% से एवं मार्क्स लेके आए हैं। मैंने उनको केवल 4 शब्द दिए लिखने के लिए। पहले मैं केमिस्ट्री में फिजिक्स में था, फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन पूछे, ठीक है, उनके जवाब मतलब टू द पॉइंट नहीं थे। फिर मैंने कुछ केमिस्ट्री की चीज़ें पूछी, उनका जवाब भी उनके पास नहीं था। फिर मैंने इंग्लिश में पूछा कि भाई मॉडल्स क्या होता है, मॉडल्स की स्पेलिंग क्या होती है, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं हम, ठीक है, तो नहीं बता पाया। फिर मैं हिंदी पे आया अल्टीमेटली, और हिंदी पे मैंने केवल क्या किया, 4 शब्द दिए, और वो 4 शब्द थे सन्यासी, अंतर्राष्ट्रीय और क्लिष्ट, और एक था यथार्थ, ठीक है, आई थिंक यथार्थ ही था, ठीक है। ये 4 शब्द दिए। इन 4 शब्दों में उन 30-35 बच्चों में किसी भी बच्चे के चारों शब्द सही नहीं थे। मैक्सिमम सही शब्द होने का केवल 2 शब्द सही थे, और वो भी किसी 1 या 2 बच्चे के थे। दिस इज द एकेडमिक लेवल। अभी हम बात करेंगे ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे स्कूल पेरेंटिंग में क्या गड़बड़ आ रहा है, इस पर बात करूंगा, ठीक है। और जब से मैं खुद पेरेंट बना हूं, तब से मैं सोच रहा हूं क्या मैं ऐसे स्कूल्स, कॉलेजेस, ऐसे टीचर्स के पास अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजूंगा। दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क। मैं भी नहीं चाहूंगा कि ऐसे स्कूल्स, कॉलेज, टीचर्स के पास अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजूं। दैट्स वाई आई एम वेरी keen interested in this topic and very sincere about this topic, ठीक है। तो बच्चों की बात ये। और छठी बात, आज की डेट में पेरेंट्स के पास रिसोर्सेस इतने हो गए हैं, ठीक है, कि उनको पैसे मिल रहे हैं पर्याप्त मात्रा में, और पर्याप्त पैसे मिल रहे हैं तो उनको वो समझ ही नहीं है, मैनेजमेंट की समझ नहीं है, एकेडमिक लेवल की समझ नहीं है, कि उनको लगता है सारी डिमांड उनके घर वाले पूरी कर ही रहे हैं, करियर के प्रति कोई इतना सिंसियरिटी है नहीं। और ये हाल मैं बता रहा हूँ 85% प्लस स्कूल्स के बच्चों का हाल है, और जो मैं बताने वाला हूँ 90% प्लस पेरेंट्स का वही हाल होने है, और 90% प्लस स्कूल्स और कॉलेजेस का वही हाल जो मैं बताने वाला हूँ, राइट। इसके समाधान पे भी चर्चा करेंगे कि हाँ, हम चीज़ों को कैसे सही कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको पैसा देना है बच्चों को, और ऐसा नहीं करना है कि उनको वो जो एक आवश्यकता, खुद से सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ क्रिएशन की नीड ही फील होना बंद हो जाए, ठीक है। उस लेवल तक हमें उनको पैम्पर नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कि अभिभावकों के लेवल पर क्या गड़बड़ चल रहा है। और मैं कहूं कि जो ऊपर बातें मैंने बताई हैं, उन बातों के लिए अगर सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है तो वो अभिभावक है। और अभिभावक इसलिए है क्योंकि वो घोर लापरवाह है। कुछ लोगों को ये शब्द खराब लग सकता है, लेकिन सच्चाई ये है, इससे भी ज़्यादा कड़ा शब्द, घोर लापरवाह से भी कड़ा शब्द इस्तेमाल किया जाना चाहिए उनके लिए। अभी मैं जो बातें बताने वाला हूँ, ये बात सुन के समझने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कितनी बड़ी गड़बड़ी का हिस्सा बन रहे हैं और बने हुए हैं, राइट। तो सबसे पहली बात अगर मैं करूँ कि जब आप बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं LKG UKG में, लाखों 1.5 लाख रुपए की फीस, ठीक है, को देकर, तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं स्कूल में बिना जाए, पहली बार किसी एक विज्ञापन में देखा होता है आपने, ठीक है, या आपको किसी दूसरे पेरेंट्स ने बता दिया होता है, ठीक है, उन्होंने भी विज्ञापन देख के आपको बताया होता है। तो स्कूल में बिना जाए स्कूल के एकेडमिक लेवल को पता ही नहीं करते आप। सच्चाई है ये। आप पता क्या करते हैं? विज्ञापन में देखते हैं और चले जाते हैं। अब वहाँ क्या होता है?
जिन पेरेंट्स के पास ऑन एन एवरेज पैसा है वो क्या करते हैं, स्कूल्स में जाके फीस में बार्गेनिंग करते हैं कि भाई कम कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अगर स्कूल ईमानदारी से खर्च कर रहा है, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट में खर्च कर रहा है, तो अगर आप उससे बार्गेनिंग करेंगे तो वो अपने स्कूल के एक्सपेंसेस, स्कूल के खर्चे कैसे पूरे करेगा और आपके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन कैसे देगा। एक सिनारियो तो ये है। एक सिनारियो वो है जिसके पास अबव एन एवरेज अमाउंट है, पैसा है, इनकम है, ठीक है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता पढ़ाई से, उसके पास सेटल्ड बिजनेस है उन पेरेंट्स के पास, और उनको पता है उनके बेटे को या बेटी को गल्ला पे बैठना है, उनको एजुकेशन लेवल से 0% फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये दो लेवल्स हो गए। फिर क्या होता है, तो आपने एकेडमिक लेवल पता ही नहीं किया कभी एडमिशन कराते वक्त बच्चे का, आप पता क्या करते हैं, ठीक है, आप पता करते हैं कि स्कूल में स्विमिंग पूल है, स्कूल में घुड़सवारी हो रही है, स्कूल का कैंपस बड़ा है, राइट। ये बातें सब सही होती, इन बातों को मैं एकदम सही मान लेता और आपका पैमाना भी ये सही मान लेता जब उस विद्यालय का स्विमिंग पूल वहां के बच्चों को तैराकी सिखाकर, सबको नहीं हम कह रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके उनको तैराकी में एक्सपर्ट बना के डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल की कंपटीशन के लिए तैयार कर रहा है, तो वहां के बच्चों को घुड़सवारी सिखाकर उनको डिफेंस सेक्टर के लिए, उनको सीएपीएफ के लिए, उनको करेज बिल्डिंग के लिए अगर वो सिखा रहा है तो मैं उसको सही मानता। उस बड़े कैंपस का इस्तेमाल अगर वो बच्चों की फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, को कैरिकुलर डेवलपमेंट, इन सब चीजों के लिए करता तो मैं सही मानता हूं आपके इस पैमानों को। लेकिन सच्चाई क्या है, स्विमिंग पूल साल में 2 दिन खुलता है, ठीक है, एनुअल फंक्शन वाले दिन, और एक दिन किसी और दिन खोल देते हैं दिखाने के लिए आपको एडमिशन दिवा। घुड़सवारी एनुअल फंक्शन दिन आपको दिखाने के लिए फोटो खिंचवा के छपवा देते हैं। पता करिए कितने बच्चों को सिखाया आपने तैराकी, पता करिए कितने बच्चों को आपने घुड़सवारी सिखाया, पता करिए कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का ठप्पा लगाया हुआ है वो कितने बच्चों को सिखाया और किस लेवल तक ले गए उसको। या कोरोना के बाद से आपके ठगने के लिए नया मॉडल बना दिया गया है, अभी उस पर बात करूंगा मैं। आज मैं एकदम इनफॉर्मल चर्चा मैंने इसको इसीलिए रखा था कि आपके सारी मुद्दों की हम चर्चा करेंगे, और आपको अगर कोई क्वेरी पूछ करनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं उनका लाइव जवाब भी दे दूंगा। तीसरी गलती क्या कर रहे हैं पेरेंट्स, पेरेंट्स ने पेरेंटिंग के लिए पी नहीं सीखा कभी। 95% प्लस पेरेंट्स ने पेरेंटिंग के लिए कभी पी नहीं सीखा, पेरेंटिंग की एक किताब नहीं पढ़ी, पेरेंटिंग का एक पॉडकास्ट नहीं देखा, इफेक्टिव पॉडकास्ट ना, पॉडकास्ट तो बहुत लोग बना रहे हैं। पेरेंटिंग पे आपने कुछ स्टडी नहीं की, आपने पेरेंटिंग में अपने बच्चे को ऑब्जर्व नहीं किया, और आपने जब ये नहीं किया, पेरेंटिंग के नाम पे आपने नए करियर ऑप्शन को एक्सप्लोर नहीं किया, पेरेंटिंग के नाम पर आपने बच्चे की एलिजिबिलिटी को टेस्ट नहीं किया, पेरेंटिंग के नाम पर अपने अपने इकोनॉमिक लेवल और बच्चे के इंटरेस्ट और सोशल नीड्स को पैमाना नहीं बनाया, और जब आपने नहीं बनाया फिर आप क्या करते हैं, वही चीजें अपने बच्चों पर 1, 2, 3 पीढ़ी पुरानी चीजें उन बच्चों पर थोपते हैं। कुछ हासिल नहीं होता उससे आपको, सिवाय बच्चों के डिप्रेशन के, सिवाय बच्चों के सुसाइड के, कुछ हासिल नहीं होता। तो डियर पेरेंट्स, जाग जाइए, पेरेंट बनने के लिए पेरेंटिंग पे काम करिए। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आपने स्कूल्स में रेस कोर्स देख लिया, आपने स्कूल्स में स्विमिंग पूल देखा बिना खुला हुआ, लेकिन आपने कभी किसी स्कूल में देखा कि किसी स्कूल के विज्ञापन में लिखा था कि हमारी फिजिक्स लैब इतनी बड़ी है और यहाँ ये इक्विपमेंट है, मैं बच्चों को ये सिखाता हूँ, केमिस्ट्री लैब में ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैं सिखाता हूँ, मैथमेटिक्स लैब है हमारे पास, लैंग्वेज लैब है, बहुत, मैं बताऊँ सरकारी स्कूल्स में तब भी फॉर्मेलिटी के नाम पे लैब्स हैं,
प्राइवेट स्कूल में फॉर्मेलिटी के नाम पर भी लैब्स नहीं है, और ये 60% प्लस स्कूल्स का हाल है। लाइब्रेरी के नाम पर वहां पर या तो टेक्स्ट बुक्स रखी हैं जो मोटी इनकम के बदले देते हैं बच्चों को, या रेफरेंस बुक्स रखी हैं तो बच्चों को बेचते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी के नाम पर बैठने की जगह नहीं है लोगों के पास। ये प्राइवेट स्कूल्स का हाल है। सरकारी स्कूल्स में लाइब्रेरीज है भी तो खुलती नहीं है। तो आपने जो चीज बच्चे की जिंदगी में, बच्चे की लाइफ में, बच्चे के एकेडमिक लेवल में, बच्चे की करियर बिल्डिंग में, बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट में काम करने वाली है, उस पर तो आपने कभी फोकस ही नहीं किया ना। वो तो आपने स्कूल में एडमिशन कभी देखा ही नहीं, और स्कूल में एडमिशन कराने के बाद भी आपने नहीं देखा कि आपको बच्चे क्या सिखा रहे हैं, कि उसके नाम पे केवल फीस ले रहे हैं, लाइब्रेरी की फीस ले रहे हैं। लाइब्रेरी में क्या कितनी किताबें पढ़ने के लिए, 1000 बच्चा 1000 किताबें भी हैं आपके लाइब्रेरी में कि नहीं है? देखा ही नहीं है ना आपने। आपके यहाँ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे ठप्पा लगाया हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे कुछ सिखा भी रहे हैं। मैं ऐसे कई स्कूल्स को जानता हूं जिन्होंने ATL के नाम पर, अटल टिंकरिंग लैब के नाम पर बहुत सारा पैसा सरकार से ले लिया। ठीक है, वहां इक्विपमेंट्स पड़े धूल खा रहे हैं, केवल फैकल्टी ही नहीं है। फैकल्टी है तो टीचर्स नहीं है, टीचर्स बच्चों को सिखा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं सिखा पा रहे हैं? पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाया है, या स्टूडेंट्स को बर्डन लग रहा है क्योंकि वो कन्विंसिंग नहीं है, वो पावर नहीं है, वो एफिशिएंसी नहीं है, और उस लेवल पे हम बच्चों को ट्रेन करके लाए नहीं है। ये फ्लॉ है। तो आप मुझे आज ही सोच के बताइए कि आपने कितने स्कूल्स के विज्ञापन के बैनर में देखा कि हमारे यहाँ इतनी लाइब्रेरी है, इतनी उसमें बुक्स हैं जो आपको सेल्फ हेल्प में काम आएंगी, आपके करियर डेवलपमेंट में काम आएंगी। आपके पास इस इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं जो आपको लाइफ में इस्तेमाल होने के काम आएंगे। ठीक है, इतनी बायोग्राफीज हैं आपके यहाँ, इतनी साइंस रिसर्च जर्नल्स हैं। बताइए ना, कितने स्कूल से छापा हुआ अपने विज्ञापन में? ये कितने स्कूल से छापा हुआ है कि हमारे यहाँ लैंग्वेज लैब है और इस लैंग्वेज लैब में ये काम होता है? अरे लोगों को लगता है भाई कि हिंदी की लैब होती है, हाँ इंग्लिश की लैब होती है, भाई होती है। उसमें क्या होता है यही नहीं पता उनको, यही पता लैब होती भी है। राइट? तो ये गलती पेरेंट्स की है। 5वीं गलती जो पेरेंट्स कर रहे हैं, तो कितने बच्चों को सिखा रहे हैं ये हमको सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि विज्ञापन देखकर ही आप केवल अपने बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था एक आजकल अखबार में पैम्पलेट्स आ रहे हैं हमारे घरों पर, एडमिशन चलने वाले हैं। तो अभी हम लोग बैठे हुए थे, मैं और मेरी वाइफ, तो हम लोग देख रहे थे कि ये स्कूल का विज्ञापन था, प्ले स्कूल का, और उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में सांस्कृतिक गलत लिखा हुआ था। ठीक है, तो वो कह रही थी कि इनको फ़ोन करें, बताएं कि आप हमारे बच्चों को भविष्य ओवर करोगे। हमने कहा भाई वो सीखने के लिए तैयार होता तब तुम सिखाओगे उनको। ये हाल है। आप पैसा बहा रहे हो, केवल अपनी जेब खाली कर रहे हो। उस जेब खाली करने के बदले आपको कुछ नहीं मिल रहा है। ऑलवेज रिमाइंड। एक और बात जो पेरेंट्स के बिहाफ पर ही होनी चाहिए, ये जैसे आज की डेट में अगर यूपी में बात करें हम, CBSE बोर्ड और यूपी बोर्ड, इन दोनों बोर्ड्स के करिकुलम में अंतर ज़्यादा रह नहीं गया है। लगभग बुक्स सेम हो गई हैं। बस जो अंतर बचा है वो एग्ज़ाम पैटर्न्स का बचा है। बस जो अंतर है सबसे बड़ा, वो अंतर सिर्फ इस बात का है, CBSE बोर्ड में अमीरों का बच्चा पढ़ रहा है और यूपी बोर्ड में गरीबों का बच्चा पढ़ रहा है। और अंतर इस बात का नहीं है कि एकेडमिक लेवल सबका वही ज़ीरो है। चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, सबका लेवल वही है। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ देंगे हर शहर में तो। राइट? तो हम देखते हैं पेरेंट्स इस बात पे फोकस करते हैं हम अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। मुद्दा ये है ही नहीं। मुद्दा ये है कि आप अपने बच्चे की एलिजिबिलिटी समझिए, आप अपने बच्चे की काबिलियत समझिए और उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए कि हमको कौन से बोर्ड में, कौन से एग्ज़ाम पैटर्न में, कौन से स्कूल में उसको भेजना है।
आज की डेट में क्या हो गया ना, बड़े स्कूल में पढ़ना पढ़ाना एक फोकस हो गया। जैसे हम लोग के वक्त में जब मैं देखता हूँ तो एक फोकस ये था कि बड़े स्कूल्स में पढ़ाने का मतलब ये था वहाँ बड़ा अच्छा काम होता था, वहाँ पे बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट में काम होता था, वहाँ बच्चों की डिबेटिंग स्किल पे काम होता था, वहाँ बच्चों को ज़िंदगी की चीज़ें सिखाई जाती थी, वहाँ बच्चों के एकेडमिक लेवल को अच्छा किया जाता था, इसलिए वो अच्छी फीस लेते थे। आज की डेट में मैं देखता हूँ वो स्कूल्स भी जहाँ से मैं पढ़ के आया हूँ, उन स्कूल्स में भी डाउनग्रेडेशन हुआ है कोरोना के बाद से, राइट। तो सीधी सी कहानी ये है कि हमको ये देखना पड़ेगा, अगर हमको इस झंझावत से, इस कलंक से बाहर निकलना है, और ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, क्योंकि जेब आप खाली कर रहे हैं, और आप जेब खाली कर रहे हैं, फिर कल को आप उम्मीद करेंगे आपके बच्चे को उस जेब खाली करने के बदले कोई अच्छी सिक्योर जॉब मिल जाएगी, नहीं मिलेगी इस एकेडमिक लेवल से। क्योंकि आजकल के स्कूल्स कॉलेज में देखता हूँ, कुछ एक्सेप्शंस को अगर छोड़ दें, आज के स्कूल्स और कॉलेज केवल मठाधीश हो गए हैं, राइट। वो केवल और केवल आपकी जेबें खाली कर रहे हैं, उसके बदले में दे कुछ नहीं रहे हैं। उसके बदले में क्या मिलता है, आप पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन उनका 2-3 साल में एक नया कॉलेज तैयार हो जाएगा, फिर वहाँ पर भी यही करेंगे। और इस तरीके से ऐसे घटिया किस्म के लोग सोसाइटी में भी ताकतवर हो रहे हैं और होते हैं, और ऐसे लोग अगर सोसाइटी में ताकतवर होंगे, फिर वो एकेडमिक लेवल को तबाह करने के बाद सोसाइटी के बाकी लेवल्स को तबाह करते हैं। बहुत सारे देशों की, बहुत सारी सोसाइटीज़ की जर्नल्स पढ़े हैं इस मुद्दे को लेकर, पढ़िए कभी, कि हाउ डिग्रेडेशन इन एजुकेशन सिस्टम डिग्रेड्स द सोसाइटी। बहुत सारे जर्नल्स पढ़े हैं इस मुद्दे को, पढ़िए उनको। और मैं देखता हूँ पेरेंट्स अनअवेयर हैं, सो रहे हैं मस्त एकदम चैन की नींद में। किस मुद्दे को लेकर? मैं देखता हूँ कुछ स्कूल्स में कुछ पर्टिकुलर बच्चे ही हर कंपटीशन में टॉप करते हैं, और मनोविज्ञान के अनुसार और मेरे व्यक्तिगत अनुभव और जस्टिस के अनुसार ऐसा हो नहीं सकता, और ऐसा होता नहीं है कि एक ही बच्चा हर स्ट्रीम में आगे हो। फिर जब आप पता करने को जाएंगे कि जो एक ही टाइप का बच्चा हर चीज़ में आगे जा रहा है, पक्षपात करके आगे भेजा जा रहा है, ठीक है ना, आपके बच्चे के मनोबल को तोड़ के उसको आगे भेजा जा रहा है, और आप सो रहे हैं। जीत केवल पढ़ाई में नहीं होती है, जीत एक स्पिरिट होती है, और उसकी उस जीतने की स्पिरिट को हर पल उस चापलूसी से, उस पक्षपात से मारा जा रहा है, और आप सो रहे हैं, अभिभावक नहीं हैं आप। इस मुद्दे पर भी अभिभावकों को जागना होगा। अब फाइनली बहुत सारी बातें हैं और भी की जा सकती हैं और हो सकती हैं और हैं। फाइनली स्कूल्स और कॉलेजेस वाले सोच रहे होंगे कि हमें तो टारगेट ही कर रखा है, मैंने उनको तो टारगेट ही कर रखा है। नहीं भाई, ये टारगेटिंग नहीं है आपकी, ये आपके लिए रिंगिंग अलार्म है, ये आपके लिए रेड अलार्म है, ये आपके लिए वार्निंग सिग्नल है कि अगर आप स्टैंडर्ड को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप लैंडफिल हो जाएंगे। यदि आप नहीं सुधरेंगे तो आप साफ हो जाएंगे, सीधी कहानी है। क्योंकि आज से आगे आने वाले 5 सालों में, अधिक 5 साल भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 5 सालों में वो स्कूल्स, वो कॉलेजेस नहीं टिकेंगे जो अपने एकेडमिक लेवल को नहीं सुधारेंगे, जो अपने डायनामिक डेवलपमेंट बच्चों पे नहीं करेंगे, जो अपने स्टाफ को रेगुलर नहीं रख पाएंगे, जो अपने स्टाफ को अच्छी सैलरी नहीं दे पाएंगे, जिनके पास करिकुलम का कोई प्लान नहीं है, जिनके पास कंपटीशन की सोच नहीं है, जिनके पास मनी मेकिंग के अलावा कोई और मॉडल नहीं है, वो नहीं टिकेंगे, खत्म हो जाएंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सोसाइटी चिल्ला चिल्ला के कह रही है। तो इसमें स्कूल्स और कॉलेजेस की तरफ से क्या हो रहा है? अगर मैं बात करूं यूपी और फर्रुखाबाद, यूपी में फर्रुखाबाद या कन्नौज या यूपी की पूरी बात करूं, उधर
प्रयागराज को छोड़कर, वहाँ एकेडमिक लेवल का माहौल है। बिहार की बात करूँ तो यहाँ पर अधिकतम जगहों पर क्या है कि जो स्कूल्स और कॉलेजेस के मालिक हैं वो मैनेजमेंट फील्ड के हैं ही नहीं, वो एकेडमिक फील्ड के हैं ही नहीं, तो उनको एकेडमिक मैनेजमेंट आता ही नहीं। हुआ क्या है, किसी और स्रोत से पैसा आया है और वो पैसा ब्लैक मनी से वाइट मनी हो रहा है स्कूल के सिस्टम के अंदर, सच्चाई है। या कुछ स्कूल्स में जिनको किसी फाउंडिंग मेंबर ने स्टार्ट किया था वो एकेडमिक बैकग्राउंड के थे, उनके जाते या उनके संन्यास लेते ही वो चीज़ें मनी मेकिंग मशीन में बन गई। अब हुआ क्या है, पहली बात, जो एजुकेशन बैकग्राउंड का नहीं है, जो एजुकेशन मैनेजमेंट बैकग्राउंड का नहीं है, उसको वो मैनेजमेंट आता नहीं है, तो वो स्कूल चला रहा है केवल पैसे के दम पर। पहला केस तो ये है। दूसरा केस ये है, जिनके पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने स्कूल खोला था वो तो एकेडमिक बैकग्राउंड के थे, लेकिन उन्होंने जो नेक्स्ट जनरेशन बनी वो नकल छाप है या पैसे के दम पे चल रहा है केवल, तो उनके अंदर भी मैनेजमेंट की कमी हो। तो सबसे पहली बात तो यही है, मैनेजमेंट को मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, और अगर मैनेजमेंट नहीं सीखेगा तो चीजें उसके हाथ से निकलती रहेंगी। दूसरी बात, स्कूल्स और कॉलेजेस साल भर में जितना पैसा अपने स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अपने टीचर्स के अपलिफ्टमेंट पर खर्च नहीं करते, उससे कम से कम 5 से 10 गुना पैसा प्रचार पे खर्च करते हैं। अगर वो पहले वाले पार्ट पर, यानी कि एजुकेशन लेवल पर, टीचर्स के अपलिफ्टमेंट पर, उनकी ट्रेनिंग पर खर्च करें तो उनको विज्ञापन में कम पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। ऐसा मेरे साथ प्रूवन है, ठीक है। मैंने कई सारे स्कूल्स कॉलेज को मैनेज करता हूँ, मतलब उनको अपने स्किल्स से मैनेज कर रहा हूँ, दे आर माई क्लाइंट्स। तो पैसा भी उनका बचेगा, और जो पीढ़ियां इस चक्कर में बर्बाद हो रही हैं खराब एकेडमिक लेवल से, खराब एजुकेशन स्टैंडर्ड से, वो भी बच जाएंगी। तो पहला काम क्या हो गया स्कूल्स के लिए कि मैनेजमेंट को मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। दूसरा क्या हो गया, आपको अपने प्रचार तंत्र को ध्वस्त करके ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा, और आपको प्रचार तंत्र पे काम ही इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर रहे हो। दिस इज क्रिस्टल क्लियर ट्रूथ फॉर 95% स्कूल्स, आइदर गवर्नमेंट और प्राइवेट। अगली बात, आज की डेट में अभिभावकों को भी ये बात सोचनी चाहिए, सोसाइटी को भी ये बात सोचनी चाहिए, और बच्चों को भी ये बात सोचनी चाहिए। स्कूल्स और कॉलेजेस ने एक ट्रेंड पकड़ा हुआ है। क्या ट्रेंड पकड़ा हुआ है? या तो वार्षिकोत्सव के नाम पर या किसी विज्ञापन परक इवेंट के नाम पर किसी सेलिब्रिटी को बुला लाएंगे। उस सेलिब्रिटी के सहारे ये होता है, एक परसेप्शन बनता है कि इनके स्कूल में ये सेलिब्रिटी आई, ये स्कूल अच्छा होगा। तो अभिभावकों और बच्चों, ये परसेप्शन ही 100% रॉन्ग है, ठीक। दूसरी बात, हम अपने यहाँ स्कूल और कॉलेजेस में जो सेलिब्रिटी ला रहे हैं वो सेलिब्रिटी एजुकेशन लेवल से उसका कोई वास्ता है? खली आ गए, खली का घंटा 0% एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है। हम किसी फिल्मी दुनिया का भोजपुरी एक्टर ले आए उठा के, उसका एजुकेशन से कोई वास्ता ही नहीं है। और पहली बात, अगर आप आइडियली देखेंगे शिक्षा में जो साइकोलॉजी है और एजुकेशनल फिलॉसफीज है, उसमें सीधी सी कहानी है, ये सब मैच ही नहीं करता है भाई एकेडमिक लेवल से। तो पेरेंट्स, क्या आपने ये सोचा कि जो लाखों करोड़ों रुपए देकर जो सेलिब्रिटी आई है, उस सेलिब्रिटी को बुलाने से मैनेजमेंट का फायदा है? क्या फायदा है? फ्री का पीआर मिल जाता है, ठीक है।
और उसी फ्री के पीआर मिल जाता है, उसी फ्री के पीआर के बदले फिर आपको नीलाम करते हैं बैठ के। क्योंकि विज्ञापन जब एक अखबार में निकालेंगे, तो अखबार में जब स्कूल का विज्ञापन निकालेंगे तो वो फोटो बड़ी सी चस्पा होगी कि भाई ये सेलिब्रिटी मंगाया था, हमने बुलाया था, मंगाया था, पैसा देके बुलाया है, ठीक है। फिर आप फिर नीलाम होते एक बार, और जो सेलिब्रिटी आया था वो आप ही की जेब से पैसे से आया था। ये बात आप सोचते ही नहीं, बस हाँ उनके स्कूल में ये आया था, ये स्टार आया था। यहां भी आप नीलाम हो जाते हो बाबू। तो उस सेलिब्रिटी कल्चर पे हमें क्यों फोकस करना पड़ रहा है? इसीलिए फोकस करना पड़ रहा है कि स्कूल्स और कॉलेजेस ने ग्राउंड लेवल पर काम करना बंद कर दिया है। उनको पता है साल में एक बार सर्कस कर लेंगे, वो मार्च लास्ट और अप्रैल, मार्च और अप्रैल भर सर्कस कर लेंगे इसी बिहाफ पे, सेलिब्रिटी के नाम पे, पोस्टर्स के नाम पे, बैनर्स के नाम पे। फिर साल भर चैन से फीस का मजा उठाएंगे और आपके बच्चे भविष्य गड्ढे में छोड़ के आ जाएंगे, राइट। तो इस कल्चर को स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद करना चाहिए और ग्राउंड लेवल पर आकर काम करना चाहिए। तीसरी बात, स्कूल्स और कॉलेज में जो फैकल्टी हैं, जो टीचर्स हैं, उनका स्टैंडर्ड ही मैच नहीं हो रहा है। अब कैसे नहीं हो रहा है? अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स की या एडेड स्कूल्स की बात करो, ठीक है, वहाँ पर टीचर बहुत क्वालिफाइड है, अल्ट्रा क्वालिफाइड आ रहा है, ठीक। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पर उस लेवल का बच्चा नहीं आ रहा है। बच्चा उस लेवल का आ रहा है कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड उसका बहुत पीछे है, उसके पास पढ़ने लिखने के रिसोर्सेस ही नहीं है, घर में वो माहौल ही नहीं है, ठीक। तो एक पूल के रूप में काम किया जा सकता है। आई हैव ए प्लान, आई हैव ए प्रूवन प्लान। और सरकारी स्कूल में और गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल में अगर देखोगे तो प्राइवेट स्कूल में क्या हो रखा है कि फैकल्टी नहीं है क्वालिफाइड। बीएससी वाला 12th को पढ़ा रहा है, बीए वाला 12th को पढ़ा रहा है, ठीक। एकेडमिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है नहीं, तब भी पढ़ा रहा है, राइट। टेट सीटेट क्वालिफाई है ही नहीं। इस टेट सीटेट और ये प्रोफेशनल स्किल्स के स्टैंडर्ड को केवल 10% स्कूल्स ने ही लागू किया हुआ है अपने आप, अगर मैं यूपी और बिहार की बात करूँ तो, ठीक है। तो स्कूल्स को इस पे काम करना पड़ेगा। फिर वही बात पहली जो मैंने स्कूल्स की स्टार्टिंग में बोली थी, क्या बोली थी कि या तो आप सुधर जाएं का मतलब अपने स्टैंडर्ड को सुधार लें, वरना आप साफ हो जाएंगे। 5 साल जब लगेंगे जब ऐसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज की डेट में दुनिया बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है, दुनिया वेल कनेक्टेड हो गई है, राइट। 5वीं बात, स्कूल्स में स्टूडेंट्स के लिए ना तो कोई करियर काउंसलिंग प्रोग्राम हो रहा है, ना ही कोई लाइफ काउंसलिंग प्रोग्राम हो रहा है, ना ही उनकी कंसल्टेंसी हो रही है कि भाई डिप्रेशन में आ गया। जैसे अभी रिसर्च आई है रिसेंटली, कल ही परसों की रिसर्च है कि जो बच्चा 9th में जा रहा है वो डिप्रेशन से पीड़ित है, और बहुत अधिक परसेंटेज था उसका, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, इससे जो टीचर्स की पेडागोजिकल स्किल्स हैं, टीचर्स की साइकोलॉजिकल स्किल है बच्चों के लिए, वो उसमें है ही नहीं। तो ना वो बच्चे को समझ पा रहा है, ना बच्चे उसको समझ पा रहे हैं। जब बच्चे और टीचर एक दूसरे समझ नहीं पा रहे हैं तो एजुकेशन लेवल का अपग्रेड होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर मैं बताऊं, स्कूल्स और कॉलेजेस बिना खर्चे को बढ़ाए अपने स्टाफ को, अपने टीचर्स को रेगुलर मेंटेन करते हुए उनको बहुत ही अच्छी सैलरी दे सकते हैं, अगर वो सही तरीके से चीज़ों पर काम करें तो। वो विलिंगनेस हो, वो ऑनेस्टी हो, वो डेडिकेशन हो। तो अगर वो करना भी चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैं उनको ये बात बता सकता हूँ, बाकायदा प्रूवन। अगली बात, स्कूल्स को दिक्कत क्या फेस आती है कि स्कूल्स के मैनेजमेंट के प्रति, इस संस्था के प्रति ना तो टीचर्स का डेडिकेशन शो होता है। टीचर्स कहीं बाहर चौराहे पे चाय की दुकान पे खड़े होकर, अरे वो बेकार स्कूल है, वो ऐसे चल रहा है वहाँ पर सब कुछ ऐसे, और पढ़ा उसी में रहा है।
ना स्टूडेंट्स का डेडिकेशन है, और इस बात पे विचार करने के लिए कोई तैयारी नहीं है, ना मैनेजमेंट, ना स्कूल, ना स्टाफ, ना टीचर्स, ना बच्चे, कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। अगर आप इसकी जड़ को पकड़ लेंगे, ये इसके रीज़न हर स्कूल में अलग अलग है। कहीं मैनेजमेंट की कमी है, कहीं टीचर्स की क्वालिफिकेशन की कमी है, कहीं ओवरबर्डन की कमी है, ठीक है, बहुत सारी कमियां हैं। कहीं फीस के आने की, मतलब जो आती है फीस, उसमें सिक्वेंस नहीं है ढंग का, तारतम्य नहीं बन पा रहा है। तो बहुत सारी कमियां हैं स्कूल्स को फेस करनी पड़ रही है। ये आराम से सही हो सकता है अगर आप सही तरीके से चीज़ें इस्तेमाल करें, तो सही चीज़ों को सीख के करें तो एक तो ये दिक्कत आती है। अगला जो स्कूल फेस कर रहे हैं कि एक्सपेंस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, क्वालिटी टीचर्स नहीं रख पा रहे हैं, अच्छी सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, वो क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है, तो ये भी आप कर सकते हैं, राइट। स्कूल्स के पास जो डेली का करिकुलम है, एक स्कूल ने दूसरे की डायरी छाप दी, दूसरे ने तीसरी की डायरी छाप दी, तीसरे ने चौथे की छाप दी, बस यही चल रहा है। किसी 90% स्कूल्स का हाल यही है प्राइवेट वालों का, कि किसी भी स्कूल के फैकल्टी मैनेजर्स के पास ये विज़न नहीं है कि हमें आगे के 10 साल 5 साल किस तरीके से काम करना चाहिए, ताकि बच्चे आगे से जब पास होके जाएंगे तो उनके पास अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो, उनका सर्वांगीण विकास हो रखा हो, उनके अंदर इमोशनल क्वेश्चन हो, उनका आईक्यू बेस्ट हो, ठीक है। इस बात पे किसी का फोकस नहीं, बस चल रहा है, सर्कस है, राइट। तो इस पे फोकस करना पड़ेगा, फिर वही बात, नहीं सुधरेंगे तो साफ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब क्यों हो रहा है? टीचर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, टीचर्स मैनेजर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, टीचर्स स्टूडेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। मैनेजर एसी रूम में बैठा रहता है, उसको बच्चों से कोई मतलब नहीं है, बच्चों के बीच जाओगे नहीं, बच्चों की समस्याएं सुनोगे नहीं, तो आप रियल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें थी स्टूडेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए, और स्कूल के मैनेजर्स और स्कूल के प्रिंसिपल्स और टीचर्स के लिए। इन सारी बातों में, ये बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें हैं, इन सारी बातों में अगर आप एज ए टीचर, एज ए गार्जियन, एज ए स्कूल मैनेजर, एज ए स्टूडेंट, इन में से किसी भी मुद्दे से पीड़ित हैं या इनसे इतर किसी भी मुद्दे से पीड़ित हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिख सकते हैं, हमको पर्सनली रीच कर सकते हैं। अपने स्कूल्स के डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमारी टीम, हमारा पूरा मदद ले सकते हैं, ताकि आप एक बेहतर सोसाइटी का निर्माण करने में सहयोग करें और आप एक ब्रांड बने। ऐसा हो कि भाई, जैसे इंटरव्यू में होता है ना कि किसी स्कूल की मार्कशीट देख के ना, अरे भाई तो अच्छा होगा इस स्कूल का है तो, ठीक है, तो वो हो। ऐसा ना, अरे वहाँ से आए हो, नकल ही होती है, वहाँ तो पढ़ाई तो होती नहीं है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी साख का सवाल भी है और बच्चों के भविष्य का सवाल भी है और अभिभावकों की जमा पूंजी और उनके बुढ़ापे के सहारे का भी सवाल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों से पॉजिटिवली सीखते हुए एक नए पॉजिटिव क्रिएशन की ओर जाएंगे और एक बेहतर बच्चों के भविष्य निर्माण में अपना सहयोग देंगे। जय हिंद, जय भारत। अगले एपिसोड में मिलूंगा किसी और नए मुद्दे के साथ, ताकि आप अपने आप को और बेहतर कर सकें। जय हिंद, जय भारत।